न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में कई तरह के बदलाव सामने में आए हैं और लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट को विकसित किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम बता दें दरभंगा डीएमसीएच में क्या क्या कार्य हैं उसका हम अपडेट अभी कौन कौन से काम लेकर के भी प्रोग्रेस में है। अभी यहाँ वेंटिलेटर जो आम जनों के लिए है, सेंट्रल इमरजेंसी में वेंटिलेटर नहीं चल रहा था, उसको लेकर समस्या थी। सर्जिकल और जो हड्डी विभाग के मरीज आते थे दुर्घटना वाले, चूँकि सर्जिकल भवन खंडहर घोषित हो चुका है, उसमें चलना संभव ही नहीं था। हम कोशिश किए लेकिन हुआ कि वहाँ हम किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कोरोना बिल्डिंग में अभी 11 तारीख से 11 तारीख के 11:30 बजे से हम 8 वेंटिलेटर, इसमें 2 वेंटिलेटर मेडिसिन के लिए, 2 सर्जरी के लिए, 2 स्त्री रोग के लिए और 2 ऑर्थोपेडिक्स के लिए 8 वेंटिलेटर वहाँ हम लोग 24/7 जो है चलाने जा रहे हैं, जिसमें सभी विभाग के विशेषज्ञ रोस्टर के अनुसार काम करेंगे। एनेस्थेसिया के लोग भी रहेंगे और मरीजों को उसकी सुविधा मिलेगी। दूसरा, जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास संसाधन का बहुत अभाव है। जैसे मेरा जो सेंट्रल क्लिनिकल पैथोलॉजी है, वहाँ बहुत पानी लग जाता है, मरीजों को जाने में बहुत कष्ट होता है। तो हम अगले सप्ताह में हम उसमें जो है कलेक्शन सेंटर पैथोलॉजी का बनाएंगे, जिसमें आउटडोर के मरीज जो है वहाँ पर आकर के जांच करा सकें, उनको बहुत दूर तक पानी में तैर के नहीं जाना पड़े। तीसरा, जो वर्षों से सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में इकोकार्डियोग्राफी मशीन आके पड़ा हुआ था, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो प्राचार्य, विभागाध्यक्ष मेडिसिन के साथ एक बैठक हुई, उसमें हुआ कि उसमें इकोकार्डियोग्राफी भर्ती मरीजों के लिए चालू किया जाए। उसकी भी सारी व्यवस्था कर ली गई है, वो भी 10 दिन के अंदर में चालू हो जाएगा। वहाँ भर्ती मरीजों का इकोकार्डियोग्राफी होगा। ये 3 चीज़ें हैं जो अभी। और ये सुपर स्पेशलिटी में भी अगर मरीज को तत्काल कुछ व्यवस्था आपने ट्रायल बेसिस पर किया था उसका, तो सुपर स्पेशलिटी में तो डिजिटल एक्सरे अभी चालू हो गया है और सीटी स्कैन को भी हम लोग ट्रायल के बेसिस पर 2-3 प्लेट कर रहे हैं। वो यदि सफल रहा और तो फिर भर्ती मरीजों का सीटी स्कैन भी अगले महीने से वहाँ चालू हो जाएगा। उसके लिए कोई भी गाइडलाइन आया है कि नहीं? क्या पैसा उसके लिए? कोई गाइडलाइन या कोई आवंटन नहीं आया है, चूँकि भवन का ही हैंड ओवर नहीं हुआ है। जो ही होगा सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ जाएगी। और डीएमसीएच में अभी आउटडोर के साथ और कई जगह पर इमरजेंसी अन्य जगहों पर जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं इसका ऑपरेटर के लिए, इसके लिए क्या गाइडलाइन आया और कैसे एजेंसी को दिया गया? आप किस चीज़ के बारे में? ये नए एजेंसी को जो दिया गया विभिन्न जगह ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ 3 एजेंसी का चयन किया गया था। उनके दर के हिसाब से एजेंसी का चयन होता है, जिससे सरकार का बहुत बचत होने जा रहा है। जैसे कि आउटडोर में लगभग हम लोग विथ टैक्स 5 रुपया 80 पैसा पर कर रहे थे। इस बार 3 रुपया 53 पैसा प्लस टैक्स पर हुआ है, लगभग 4 रुपये पर हुआ है। तो प्रति मरीज लगभग 2 रुपये का फ़ायदा होगा। मेरे यहाँ ओपीडी केस अब 50,000 हो गया है। सरकार को 1 लाख रुपया महीना रेवेन्यू बचेगा, समझे ना। तो कॉम्पिटिटिव स्तर पर हुआ है। 3 एजेंसी को चयन हुआ है, एक ओपीडी के लिए, दूसरा विभिन्न विभागों के लिए, तीसरा कुछ विभाग और मेरा रिकॉर्ड रूम है उसके लिए। तो इन लोगों पर कभी अंकुश लगाने की कोई बात है, या अगर कोई डीलिंग ऐसा है, एग्रीमेंट ऐसा है, ताकि वो कभी किसी का पैसा लेके भाग जाते हैं, कभी वो कोई गलत काम करते हैं, उसके नाम पर पैसा कमाते हैं, इसके लिए कोई गाइडलाइन है कि बाद में भाग जाए या कुछ हो तो फिर उसकी? नहीं, हम लोग उसको काम दिए हुए हैं, वो भी नियम से बंधे हुए हैं। अब वो व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं, यदि हम उतना सक्षम रहते तो हम आउटसोर्स क्यों करते? सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से आउटसोर्स किया गया है। किसी कर्मी का कोई एजेंसी यदि पैसा लेके चला गया है तो उसमें दोनों कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। कर्मी के पास में इस देश का नागरिक अधिकार है, श्रम कानून है, इसके हिसाब से उस एजेंसी के विरुद्ध वो अपना दावा पेश कर सकता है, सक्षम न्यायालय में जा सकता है, न्यायिक आदेश प्राप्त कर सकता है। वो तो मेरा डायरेक्ट कर्मी नहीं ना है,
वो तो मेरा डायरेक्ट कर्मी है नहीं, तो हमारा काम है जो काम उसको दिए तुम हमको करके दो। अब तुम उसको 1 महीना से पैसा नहीं दिए कि 10 महीना से नहीं दिए। जब हम आए थे तो एक डाटा ऑपरेटर के यहाँ उनके कर्मी का महीनों से 6 महीना से ज़्यादा से वेतन लंबित था, माने अप्रैल से ही लंबित था, नवंबर में वो लोग आया था मेरे पास। तो अब हम तो वेतन भुगतान, हम तो डाटा एंट्री को जब तक विभाग से सर्टिफिकेट नहीं आता है हम लोग नहीं देते हैं, वहाँ से जब आता है कंप्लीसन तब हम लोग देते हैं। तो फिर हमने 1-1 महीना का दे करके उससे भुगतान करा करके ऐसे ऐसे किए। उस एजेंसी के पास बहुत शिकायत है उसके खिलाफ़। वही डाटा ऑपरेटर साहब हमसे भी कई दिन आकर के मिले हैं, लेकिन हम तो जब देंगे तो एजेंसी के खाते में पैसा देंगे। अब वो लेके भाग जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? उनका क्लियर हो गया, जो एजेंसी भागे थे कंप्यूटर के नहीं, उसका भी पैसा बाकी रखे हुए हैं। आज भी उससे बात हुई है, हम बोले आप आइए दरभंगा में रहिए, आपको हम 1 महीना का पैसा देंगे, बांटिए, फिर दूसरे महीना का देंगे। कहा तो जनवरी में हम उनको 5,40,000 का भुगतान दिए, लेकिन वो अपने कर्मी को नहीं पेमेंट किया। कर्मी को पेमेंट कराना करना यदि सब काम हम ही करेंगे तो हम आउटसोर्स क्यों करेंगे? हम बता दें खासकर एजेंसी को लेकर के कई बार विवादों में इस तरह के डीएमसीएच भी आते हैं। एक बड़ा सवाल, जब आपने डॉक्टर्स का जो रूटीन है उसको मेंटेन कराया, जो सबसे बड़ी पहल है, डीएमसीएच के अतिक्रमण ज़मीन को भी खाली कराने के लिए खुद आपने पहल की है। एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि हम लगातार कभी नहीं चाहते थे इस मुद्दा में उठे, पहले भी हम जब आर प्रसाद थे तो उनसे भी हमने कहा था, अगर एजेंसी काम करता है उसमें ये कहा जा रहा, आरोप लगता था शुरू से ही कि अधिकतर ऐसे एजेंट हैं जिनका कहीं ना कहीं डीएमसीएच के कर्मचारियों से ही उनका मिलता जुलता रिलेशन है कहीं ना कहीं, और वही डीएमसीएच के सारे काम करते हैं, जिस वजह से व्यापक तौर पर डीएमसीएच की बदनामी भी हुई है और कार्य सही तरीके से नहीं होता है। देखिए, मेरे यहाँ से मॉडल टेंडर होता है, कई मेडिकल कॉलेज उसको फॉलो नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन मैं जो इस बार टेंडर किया हूँ वो मॉडल टेंडर किया हूँ। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है जो कौन व्यक्ति टेंडर डालेगा कौन नहीं डालेगा। यदि कोई दागी है, ब्लैक लिस्टेड है, अपराधी छवि का है, तो उसको हम लोग वंचित करते हैं। जैसे डाइट में एक आदमी को हम वंचित किए हैं, वंचित किए चूँकि उस पर 7 का केस था। तो जो टेंडर डाला उसको एक्सपीरियंस टेंडर के टर्म्स को पूरा किया, उसको हम लोग टेंडर अलॉट करते हैं। टेंडर मैं नहीं अलॉट करता हूँ, टेंडर मेरे यहाँ जो क्रय समिति है वो अलॉट की। अब वो एजेंसी जो है वो दरभंगा की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है। अब वो किससे काम कराती है और किस कर्मचारी से काम लेती है या नहीं लेती है, इससे हमको बहुत मतलब नहीं है। यदि मेरा कोई कर्मचारी मेरे उससे जुड़ा हुआ है या उसका रिश्तेदार है या उसका दोस्त है, तो ये तो उसका निर्णय है ना, एजेंसी का निर्णय है वो किससे दोस्ती करे, किससे काम करावे। मेरा तो उसमें कहीं निर्णय नहीं है। कार्रवाई एजेंसी पर होगी। हाँ, कार्रवाई एजेंसी यदि ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो कार्रवाई एजेंसी पर होगी। क्या है, तो मेरे यहाँ तो उसी एजेंसी का नाम है, उसी के खाते में हम पैसा दे रहे हैं ना। हालांकि धीरे धीरे मरीजों की संख्या में जो भी इजाफा हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर विकसित डीएमसीएच होगा तो और भी मरीजों को यहाँ के उपकरण से लाभ पहुँचेगा, ताकि निजी क्लिनिकों की ओर नहीं जाना पड़े। धन्यवाद।